नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल के प्लेसेस इन न्यूज सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने इस प्रोग्राम में हम चर्चा में रहने वाले स्थानों के बारे में मानचित्र के माध्यम से उन पर चर्चा करते हैं। तो इसी क्रम में आज हम जिस प्लेस की चर्चा करने वाले हैं वो दुनिया का ऐसा इकलौता छोटा देश है जिसने अभी हाल ही में एक इतिहास रचा है। अब क्या इतिहास रचा है वो आगे हम देखेंगे, लेकिन इस देश का जो नाम है वो है कुराकाओ। तो कुराकाओ देश के बारे में देखेंगे कि आखिर ये कौन से एक नए इतिहास को रच दिया है, और इसके साथ ही इस देश की जो भौगोलिक अवस्थिति है आखिर दुनिया में कहाँ ये एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा इससे जुड़ी हुई जो भी बेसिक जानकारी है उस पर भी हम संक्षिप्त रूप से बात रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये जो छोटा सा दुनिया का एकमात्र इतिहास रचने वाला जो राष्ट्र है, आखिर इसने कौन सा कारनामा कर दिखाया है। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे तो दुनिया में जो फुटबॉल प्रेमी हैं वो फीफा विश्व कप को जरूर जानते होंगे, और इस विश्व कप में दुनिया के किसी भी देश के लिए इस विश्व कप में, इस टूर्नामेंट में शामिल होना बड़ा मायने रखता है। और उसमें भी जब इतना छोटा सा देश, जैसे कुराकाओ की बात करें तो बहुत लोग तो इस देश को जानते भी नहीं होंगे कि आखिर ऐसा कोई देश विश्व में एग्जिस्ट भी करता है। लेकिन अब जो कुराकाओ है इसने 2026 का जो फीफा विश्व कप है उसके लिए क्या कर लिया है, इसके लिए क्वालिफाई कर लिया है। और इस कारण से देखें तो इसने एक इतिहास बना दिया है कि इतना छोटा देश जो 2026 फीफा विश्व कप में शामिल होने के तौर पे देखें तो क्वालिफाई करने वाला ये जो राष्ट्र है ये अब चर्चा में है। क्योंकि यहाँ की जो जनसंख्या है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है इस देश की केवल 1,56,000 है। और इतनी कम जनसंख्या वाला जो देश है इसने कैसे इतनी आसानी से फीफा विश्व कप में जो दावेदारी है वो हासिल कर ली है, और इसे सबसे कम जनसंख्या वाले देशों में जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर हैं उस रिकॉर्ड से कहीं ना कहीं नवाजा गया है। तो अब थोड़ा सा बात कर लेंगे कि आखिर ये कहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। तो मानचित्र पे आएंगे तो कुराकाओ की जो अवस्थिति है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देखिए, इसके लिए कहाँ पर आपको जाना होगा, तो जो कैरेबियन सागर है, ये देखिए कैरेबियन सी की स्थिति आपको यहाँ पर दिखाई गई है। कैरेबियन सागर में जाएंगे और दक्षिण अमेरिका का एक देश आपको देखने को मिलेगा, वेनेजुएला। जब इन दोनों के लोकेशन को आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो समझिए कि आप कुराकाओ पहुंच चुके हैं। कहां पर देखने को मिलेगा, तो यहीं पर वेनेजुएला से लगभग 60 से 65 किलोमीटर की दूरी पर आपको जो कुराकाओ है इसकी जो अवस्थिति है वो आपको देखने को मिलेगा। तो वेनेजुएला से उत्तर में आप बढ़ेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो 60-65 किलोमीटर की दूरी पर क्या है कि ये जो छोटा सा कुराकाओ देश है ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो दक्षिण अमेरिका के एक तरह से महाद्वीपीय तट पे आप देखेंगे कि ये जो देश है आपको देखने को मिलेगा। तो दक्षिण अमेरिका के महाद्वीपीय अगर आप तट की बात करेंगे तो यहीं तट पर इस कुराकाओ की जो अवस्थिति है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपने इसकी जो लोकेशन है वो फिक्स कर ली। अगर इसके बारे में थोड़ा सा हम बेसिक स्तर पे जानकारी लें तो पहले 2010 से पहले अगर आप देखेंगे, 2010 से पहले क्या है कि इसकी जो स्थिति थी वो नीदरलैंड साम्राज्य के तहत एक प्रादेशिक देश के तौर पे लिया जाता था। और इसमें अगर आप देखेंगे इसका जो थोड़ा सा बड़ा जो मैप है उसको आप देखेंगे तो ये जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला से उत्तर में आप देख रहे हैं लगभग 60 से 65 किलोमीटर की दूरी पर ये है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 444 वर्ग किलोमीटर है। और दूसरी बात क्या है कि इसमें दो जो द्वीप हैं उन्हीं द्वीपों से मिलकर क्या है कि ये जो देश है इसका निर्माण होता है। इसमें दो जो द्वीप हैं, एक तो आपको जो कुराकाओ है वही आपको देखने को मिलेगा। तो जो दो द्वीप हैं उन्हीं के द्वारा क्या होता है कि इसका निर्माण होता है। पहला जो द्वीप है कुराकाओ है, बड़ा आइलैंड है। छोटा जो द्वीप है यहाँ पर जो क्लेन कुराकाओ है, वो दोनों देश मिलकर इस देश का निर्माण करते हैं। लगभग 171 वर्ग मील या 444 जो वर्ग किलोमीटर है इस क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इसके अलावा थोड़ा सा कुछ और इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो देखिए
देखिए, अगर इसकी जो अवस्थिति है उसमें अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा मैप पे अगर आप आएंगे कि इसकी जो पूरी यहाँ की भौगोलिक जो अवस्थिति है उसके बारे में अगर आप देखेंगे, तो जो भौगोलिक स्थिति है यहाँ पर, जो हम कुराकाओ की जो बात करें, तो सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पर इस कैरेबियन क्षेत्र में आएंगे तो ये पूरा जो ग्रेटर एंटिलीज वाले जो बड़े और छोटे जो द्वीपीय देश हैं उनकी अवस्थिति आपको देखने को मिलेगी। और उसके साउथ में आएंगे तो इधर पूरा जो लेसर एंटिलीज के जो छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं या द्वीपीय जो क्षेत्र हैं वो आपको देखने को मिलेगा। तो दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीपीय शेल्फ है उसी का जो हिस्सा है वो लेसर एंटिलीज वाला पूरा जो क्षेत्र है, और इसके दक्षिण पश्चिम में जो चाप है वहीं पर ये जो कुराकाओ है ये आपको देखने को मिलेगा। और 2010 से, जैसा कि हमने बताया था कि 2010 से पहले जो कुराकाओ है इसकी जो स्थिति थी वो क्या था, वो नीदरलैंड के एंटिलीज के तौर पे ये यहाँ पर था। लेकिन 2010 के बाद देखेंगे तो ये पूरी तरह से क्या हो चुका है, एक स्वायत्त जो क्षेत्र है उस रूप में ये बन चुका है। यहाँ की अपनी एक स्वायत्त सरकार है। ये अलग बात है कि इस देश की जो रक्षा है या जो विदेश नीति है अभी भी कुछ हद तक देखें तो नीदरलैंड की जो सरकार है उसके अंतर्गत आती है। और इसके बारे में अगर देखेंगे, यहाँ की जो भी पॉलिटिकल जो सिस्टम है, संवैधानिक राजतंत्र है, बहुदलीय लोकतंत्र यहाँ पर स्थापित है। डच जो सम्राट है, किंग ऑफ जो नीदरलैंड है, उनके तहत बहुत सारी चीज़ें अभी भी निर्धारित होती हैं। और गवर्नर ऑफ जो कुराकाओ है ये इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और गवर्नमेंट हेड की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर इसके हेड होते हैं। राजधानी जो है वो आपके सामने दी गई है, जो विलेमस्टर्ड है वो इस कुराकाओ की राजधानी है। और सबसे खास बात क्या है कि विश्व धरोहर स्थल की अगर बात करेंगे तो उसके एक साइट के तौर पे ये अहम हो जाता है। शहर के केंद्र को अपनी अनूठी जो वास्तुकला है उस कारण से इसे यूनेस्को की हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। अगर कुराकाओ की जनसंख्या की बात करेंगे तो पहले हमने बताया कि लगभग 1.5 लाख से अधिक इसकी जनसंख्या है और ये आंकड़ा 2023 का है। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो भाषाएं बोली जाती हैं उसमें पापियामेंटो है। स्थानीय जो क्रियोल भाषा है वो काफ़ी पॉपुलर है। डच वाला जो एक क्षेत्र का प्रभाव होने के कारण डच जो भाषा है, इंग्लिश जो भाषा है उसका व्यापक स्तर पे यहाँ पर उपयोग देखने को मिलता है। जलवायु की बात करेंगे तो कोपेन का जो वर्गीकरण है उसके अलावा देखेंगे उसके अनुसार तो हॉट सेमी एरिड जो क्लाइमेट है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। ड्राई वेदर देखने को मिलता है। अक्टूबर से दिसंबर वाला जो क्षेत्र है वो वर्षा ऋतु होता है। तापमान का जो रेंज होता है वो 25.7 डिग्री सेल्सियस से 31.4 डिग्री सेल्सियस तक आपको यहाँ पर तापमान देखने को मिल सकता है। सितंबर माह जो होता है वो कुराकाओ का सबसे गर्म महीना माना जाता है और जर्मनी सबसे ठंडा जो समय है वो माना जाता है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो जो कुराकाओ है इसकी पूरी जो इकोनॉमिक गतिविधियां हैं वो खास तौर पे देखेंगे वो पर्यटन पर आधारित है। और दूसरी बात करें, चूंकि वेनेजुएला दुनिया भर में तेल के लिए विश्व विख्यात है, उसके समीप होने के कारण क्या है कि जो कुराकाओ है यहाँ भी बड़े स्तर पे जो तेल शोधन है, जो ऑयल रिफाइनरिंग है वो बड़े स्तर पे की जाती है। वित्तीय जो सेवाएं हैं वो यहाँ से संचालित होती हैं। आर्थिक रूप से देखेंगे तो अपेक्षाकृत क्या है, ये कैरेबियन देशों में एक मजबूत इकोनॉमिक कंट्री के तौर पर जाना जाता है। तो ये बेसिक जानकारी हमने ले ली। अब यहाँ से आपके प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर आईआर अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर आधारित प्रश्न की बात करेंगे तो कैरेबियन जो माइक्रो स्टेटस है उसकी भू राजनीति पर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। छोटे जो कैरेबियन क्षेत्र में द्वीपीय देश हैं उनकी जो स्वायत्त सरकारें हैं उन पर आधारित आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस तरह के जो उभरते हुए देश हैं और उनके जो भी पर्यटन क्षेत्र हैं या जो उद्योग है उसके महत्व को लेकर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये हमने देख लिया, संक्षिप्त छोटा सा टॉपिक था कुराकाओ और इससे जुड़ी हुई जो भी अहम बातें थी उन पर हमने बात की। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, कुराकाओ को किस महाद्वीप या क्षेत्र में स्थित माना जाता है? उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र या दक्षिण कैरेबियन क्षेत्र या मध्य प्रशांत क्षेत्र या इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर के क्षेत्र में इसकी अवस्थिति मानी जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज हमने बात कर ली कि आखिर जो कुराकाओ है उसने दुनिया में एक इतिहास रचा है और जो 2026 में फीफा जो फुटबॉल विश्व कप होने वाला है उसमें अपनी जो दावेदारी है वो हासिल की है। और इसके अलावा इस देश से जुड़ी हुई जो भी अहम जानकारी है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकती है उन पर भी हमने प्रकाश डाला। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।